हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल। मैं उमेंद्र मौडगिल आप लोगों के सामने फिजिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का दोहरा स्वभाव। मैटर, और एक और तरीके से मैं कहूं तो लाइट, दोनों तरीकों से बिहेव करती है। लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है। इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स है एटीसी और एओ एग्जाम्स के लिए। मॉडर्न फिजिक्स के अंडर हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डुअल नेचर, जो कि मैं इसमें कवर कर रहा हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर 2020 से। इसमें फिजिक्स, एटीसी और एओ की मैं लेने वाला हूं और मैथ्स भी एओ का मैं लेने वाला हूं। अगर आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया है तो बहुत अच्छा। अगर आपको किसी को भी रजिस्टर करना है तो प्लीज जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, डुअल नेचर ऑफ फिजिक्स। डुअल नेचर, डुअल नेचर में हम पढ़ने वाले हैं मैटर का दोहरा स्वभाव, मैटर और लाइट। लाइट में कुछ लाइट को अगर मैं एक्सप्लेन करना यहां पर चाहूं तो कुछ टॉपिक्स लाइट में ऐसे हैं जिन्हें हम लाइट को एज अ पार्टिकल मानने पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें हम लाइट को एज अ पार्टिकल मानने पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम लाइट को एज अ वेव माने तो हम कौन कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इंटरफियरेंस ऑफ अ लाइट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट। सो ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम लाइट को एज अ वेव मानने पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस टॉपिक को मैं आज जो स्टार्ट करने वाला हूं वो लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करने, लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर मान के एक्सप्लेन करने वाला हूं। पार्टिकल नेचर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोन के बारे में। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर्स में फोटोन के ऊपर क्वेश्चंस पूछा हुआ है। फोटोन क्या होता है? फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ लाइट, फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ लाइट। जब आप लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर मानते हो तो हम ये एक्सप्लेन करते हैं, ये मान के चलते हैं कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है। इन पैकेट्स को हम नाम देते हैं क्वांटा, क्वांटा। इसीलिए हम इसको टुगेदरली बोलते हैं क्वांटम ऑफ लाइट। ये पैकेट्स, इनके पास एनर्जी होती है। मैं इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, प्लीज इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। क्वांटम, क्वांटम ऑफ अ लाइट यानी कि फोटोन, इंपॉर्टेंट चीज, इसका कोई मास नहीं होता। कौन सा मास? रेस्ट मास। रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज ऑलवेज 0, लेकिन इसका मास होता है। और मास अगर आपको इसका एक्सप्लेन करना है, मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर लिखने वाला हूं। तो मास इसका होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। जी हां, ये मैंने कहां से एक्सप्लेन किया है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो m इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। मास, रेस्ट मास और मास में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? कोई भी बॉडी जो कभी रेस्ट पे नहीं आती उसी का हम रेस्ट मास एक्सप्लेन करते हैं मेजरली। एग्जांपल के तौर पे क्वांटम यानी कि फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट।
स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है क्वांटम ऑफ अ लाइट, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कभी रेस्ट पे नहीं आता, इसीलिए हम ये कहते हैं कि रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन कितना होता है, 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0। एनर्जी यहां पर फोटोन की कितनी होती है, E इज इक्वल टू mc², या एक और फॉर्मूला इसके सामने यहां पर मैं आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं, एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू h न्यू। यहां पर न्यू क्या है स्टूडेंट्स, न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो फोटोन के बारे में आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को ये कोई भी टॉपिक नहीं आता है। डेरिवेशंस मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा क्योंकि डेरिवेशंस नहीं पूछी जाती। मैं आप लोगों को ये टॉपिक जितना इजी हो सके उतना इजी आप लोगों के लिए करके बताऊंगा। दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक मैटर है या एक एलिमेंट है, एक यहां से लाइट आती है और इस एलिमेंट को स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है, इस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को तो आप देख नहीं सकते, तो हाउ कैन यू से कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। मैं क्या करता हूं, इसको दो टर्मिनल्स के बीच में रख देता हूं, एक टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। इसको मैंने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, ये चेक करने के लिए कि यहां पर करंट है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को चेक करना। गैल्वेनोमीटर यहां पर डिफ्लेक्शन देता है और मुझे पता चलता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है। गैल्वेनोमीटर जो यहां पर चेक करेगा वो चेक करेगा फोटो करंट। फोटो करंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं तो डेफिनेशन होती है द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द मेटल। देखिए यहां पर कहने का मतलब यह है कि क्या कोई भी लाइट, जो भी लाइट इस मैटर के ऊपर पड़ रही है, क्या वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में सक्सेसफुल होती है। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स नो। हर एक लाइट यहां पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो आपको पता है कि बीच में यहां पर होता है आपके पास न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में होती है स्टूडेंट्स। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से इजेक्ट करना है कंप्लीटली, तो मुझे उतनी फोर्स, उतनी एनर्जी यहां से लगानी पड़ेगी ताकि मैं इन दोनों के बीच में जितनी फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स बाहर से लगा पाऊं एनर्जी की फॉर्म में, ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाए। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन। इसको कहते हैं आप वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट, जहां पर न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मान लीजिए इस एलिमेंट के ऊपर बहुत सारी लाइट्स गिर रही हैं, तो क्या सारी लाइट्स इसमें से सारे पार्टिकल, सारे फोटोन यहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लेंगे? नो, केवल वही फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में संभव होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द phenomenon of ejection of electron from a metal when light of a certain frequency strikes the metal। जब कोई एक खास फ्रीक्वेंसी मेटल को स्ट्राइक करती है।
मान लीजिए इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 30, तो अगर यहां पर आप ये 29 फ्रीक्वेंसी 29 हर्ट्ज और ये 30 हर्ट्ज और ये 32 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज इजेक्ट करेंगी इलेक्ट्रॉन को? 30 हर्ट्ज और 32 हर्ट्ज की। 29 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से कम है स्टूडेंट्स। तो ये था लाइट का एज अ पार्टिकल नेचर। लाइट का एज अ वेव नेचर आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, जहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट क्या होती है। इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट यानी कि जब हम दो वेव को आपस में सुपर इंपोज करवा देते हैं एक दूसरे के ऊपर तो क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, किस तरह से लाइट कॉर्नर्स पे बेंड हो जाती है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके पास ये कोई भी एक एलिमेंट है या कोई भी एक ऑब्स्टेकल है, अगर मैं लाइट यहां से टॉर्च की फॉर्म में लाइट यहां से आगे की ओर चलाता हूं तो लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉर्नर्स पे बेंड हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसकी इसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट, किस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट होती है। एक लाइट जिसकी ओरिएंटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है वो पोलराइज लाइट होगी। अनपोलराइज लाइट कौन सी होगी, वो सारी चीजें हम वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। डुअल नेचर आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। डुअल नेचर यानी कि दोहरा स्वभाव। सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने अगर इसके बारे में बताया था तो वो थे विक्टर डी ब्रॉय, या इसको डी ब्रोगले के नाम से भी जानते हैं, डी ब्रोगले। हालांकि इनका फ्रेंच नेम विक्टर डी ब्रॉय है। तो विक्टर डी ब्रॉय ने क्या कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी मैटर है, ये मैटर दोनों तरीकों से बिहेव कर सकता है स्टूडेंट्स। ये एज अ लाइट, अगर हम इसको लाइट से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है और ये एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में कोई भी मैटर अगर आप उठा के देखें तो वो मैटर, वो पार्टिकल या वो मैटर, उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि इस यूनिवर्स में कोई भी मटेरियल अगर है तो उस मटेरियल के साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। मैंने यहां पर मैटर का यूज किया है, मैटर, और उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। वो वेवलेंथ किसके इक्वल होती है ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ये इक्वल होती है h/p, जहां पर h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और p यहां पर होता है मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो ये आप लोगों को दोनों चीजें याद होनी चाहिए। विक्टर डी ब्रॉय ने कहा कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल वेव्स या मैटर वेव्स इज ऑलवेज इक्वल टू h/p, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज का मास जो होता है वो बहुत कम होता है, तो मोमेंटम उनका जो आएगा वो मेजरेबल आएगा, इसीलिए वेवलेंथ को भी आप उसकी मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर आप मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात करोगे, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज जो होती हैं उनके लिए विक्टर डी ब्रॉय, ये जो लैम्डा है इसे कहते हैं डी ब्रोगले वेवलेंथ, डी ब्रोगले वेवलेंथ, डी ब्रोगले वेवलेंथ। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए ये जो डी ब्रोगले वेवलेंथ आती है, लैम्डा आता है, ये बहुत ज्यादा छोटा आता है। तो इतना छोटा आता है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास वो मेथड्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है कि हम उन्हें मेजर कर सके। इसीलिए डी ब्रोगले वेवलेंथ की मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होती है। हालांकि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए लैम्डा की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू जो आती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 से 10⁻⁻15 मीटर के बीच में आती है। फॉर एक्सरेज की वेवलेंथ के साइज का आता है। एक्सरेज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं, कौन सी रेज यूज होती है अगर आपने किसी भी एटम को
एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है या उनको देखना है, उनमें डिफॉर्मिटीज वगैरह चेक करनी है, तो कौन सी वेव्स यूज होती हैं? एक्स रेज। प्लीज रिमेंबर, एक्स रेज का यूज किया जाता है। तो एक्स रेज की वेवलेंथ जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम ये यूनिट होती है आपके पास एक्स रेज की वेवलेंथ की। 10⁻10 इसे कहते हैं आप 10⁻10 मीटर को आप कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। सो ये था डुअल नेचर। डी ब्रोगले ने क्या कहा कि एक मैटर के साथ, हर एक मैटर के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, चाहे आप पार्टिकल कहो चाहे आप वेव कहो, कोई भी किसी भी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ वेव नेचर एसोसिएटेड होता है। वो वेव नेचर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से। वो वेवलेंथ जो होती है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए बहुत ज़्यादा छोटी आती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए वो नेग्लिजिबल आती है, अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा छोटी आती है, 10⁻⁻30 के आसपास आती है। तो हमारे पास वो मेथड्स अभी अवेलेबल नहीं है जिनसे हम ये एक्सप्लेन कर सके कि 10⁻⁻30 कितना छोटा होता है। अब हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। क्या मतलब है इसका? हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आप उठा के देखते हो तो आप उसका लीनियर मोमेंटम और पोजीशन, या आप बोल सकते हो वेलोसिटी और पोजीशन, एक्यूरेटली एक साथ कभी भी नहीं बता सकोगे। या तो आप उसकी पोजीशन ही एक्सप्लेन कर सकते हो, पोजीशन ही बता सकते हो, या फिर आप उसकी वेलोसिटी ही एक टाइम पे बता सकते हो। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है कि डेल्टा एक्स इंटू, सॉरी स्टूडेंट्स, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, where delta x is called uncertainty या एरर भी बोल सकते हैं आप इसे, एरर इन कैलकुलेटिंग पोजीशन को कैलकुलेट करने में कितना एरर आया है। यहां पर डेल्टा पी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है अनसर्टेनिटी या एरर इन मोमेंटम। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। यहां पर डेल्टा वी क्या हो जाएगा? एरर इन वेलोसिटी। एरर इन वेलोसिटी मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करूं ये लॉ, तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्यों पॉसिबल नहीं होता। एटम का साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होता है स्टूडेंट्स, 10⁻⁻10 मीटर। और न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो भी याद रखिएगा 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। एटम का साइज लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होता है और न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी, आप इसे कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी आप कहते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी के आसपास होता है। अब अगर मैं ये बोलूं आपको कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पीड मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, वेलोसिटी इसकी एक्सप्लेन की थी नील्स बोहर ने। उन्होंने कहा था कि इसकी वेलोसिटी होती है लगभग 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2.1 इंटू 10⁻³ के आसपास आ जाएगा। तो मैं अगर ज्यादा नहीं तो इसको बोल सकता हूं मैं कि ये 21 डिवाइडेड बाई 10 इंटू दिस, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2100 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन 2100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है।
अब देखिए, अगर आप इसको मैक्रोस्कोपिक पे इमेजिन करने जाओगे तो आप बोलोगे कि ओके, हमें समझ आ गया कि 1 सेकंड में 2100 किलोमीटर। बट हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें जिसे हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉन 2100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब अगर आप यहां पर देखें तो अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी है तो मुझे इस पार्टिकल को रोकना पड़ेगा, तभी मैं बता सकता हूं ना इसकी पोजीशन। तो मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन को रोक लिया। अब अगर मैं इसकी पोजीशन बताता हूं, पोजीशन तो आप एक्यूरेटली बता पाओगे स्टूडेंट्स यहां पर, लेकिन क्योंकि आपने इस पार्टिकल को रोक लिया है तो वो वेलोसिटी आप नहीं बता सकते जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसकी वेलोसिटी बता रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी आप इसकी वेलोसिटी बता रहे हो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन आप उस वक्त ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उस वक्त इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। यही रीजन था कि बोहर का जो मॉडल था वो फेल हुआ था, क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन के लिए एग्जैक्ट रेडियस यानी कि पोजीशन बता दी थी कि कितनी थी। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम की रेडियस के ऑर्बिट पे मिलेगा, और उन्होंने वेलोसिटी भी एग्जैक्ट बता दी थी। वेलोसिटी थी 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। दैट्स द रीजन कि बोहर का मॉडल जो था वो फेल हुआ स्टूडेंट्स। उन्होंने पोजीशन और वेलोसिटी दोनों ही एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन कर दिया, जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का आप कभी भी पोजीशन और वेलोसिटी एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। बोहर का मॉडल फेल होने का एक और रीजन। अब स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करने के बाद मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन को अब जब हम एक्सप्लेन करते हैं, हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एज अ पार्टिकल बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन भी एज अ वेव बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन ऐसे भी जनरली आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मैं आप लोगों को यह बता दूं कि पहली बार वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटली किसने किया था, ये याद रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों के क्वेश्चन भी आ चुका है। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर अगर किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रूव किया है तो वो थे डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1929 में ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन का एज अ वेव नेचर होता है, और उन्होंने प्रूव करके इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया था। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, जबकि हम लोगों ने पढ़ लिया कि वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होती है स्टूडेंट्स, वो किसके साथ होती है, वो वेव के साथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता वो मैं बता देता हूं। यहां पर लाइट इस तरह से ट्रेवल करती है, तो इसे कहते हैं आप क्रेस्ट और इसे कहते हैं आप ट्रफ। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच का एक प्रॉपर डिस्टेंस, उसे आप वेवलेंथ कहते हैं। ये एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जबकि एक पार्टिकल होता है, उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वो 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। स्टूडेंट्स, ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके लिए था कि इस टॉपिक में क्या क्या है। हालांकि जब हम ये डिटेल स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स थोड़े और डिटेल में बताऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी डेरिवेशंस नहीं करनी है, डेरिवेशंस आप लोगों के काम की नहीं है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल, जिस स्टूडेंट को ये आते होंगे वो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशंस। इनमें से एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशंस कौन सा है। तो मैं अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके आया कि रेडिएशंस का क्वांटम यानी कि स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, फोटोन को। तो फोटोन इज योर राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, in order to investigate the internal atomic structure of crystals,
वी मेक यूज ऑफ। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपने देखना है, उसको स्टडी करना है, उसमें डिफॉर्मिटीज को कैलकुलेट करना है कि कहां पर इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटीज है, तो वो आप कौन सी वेव्स का यूज करते हैं, एक्स रेज का आप यूज करते हैं। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक वाज प्रोवाइडेड बाय। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कौन सी है जिसमें यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है? तो मैं आप लोगों को बता के आया 1929 में डेविसन एंड जर्मर को नोबेल प्राइज मिला है इसमें। डेविसन एंड जर्मर इज द राइट आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिनन कैन नॉट कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट टू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा डिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन। और लास्ट क्वेश्चन, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स। देखिए, अगर एक मैटर है और इसको वेव नेचर एक्सप्लेन करते हैं हम, तो हर एक पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो हम इस मैटर की वेलोसिटी क्या लेंगे? तो इस मैटर की वही वेलोसिटी लेंगे हम जो वेलोसिटी हम एक पार्टिकल की इसमें ले रहे हैं, एक वेव की इसमें ले रहे हैं। तो इसका आंसर होगा इक्वल टू दैट ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसी तरह के क्वेश्चंस जनरली आप इन क्वेश्चन से ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोगों को नहीं पूछी हुई है या डेरिवेशंस आपको नहीं पूछी हुई है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी तरीके के आपको पूछे जाएंगे। जिस तरह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए, उसी तरह से आगे भी आप लोगों को एक इजी क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe, and thanks for listening. God bless you all.